Hello students, welcome to my YouTube channel Wi-Fi Success Classes. Students, today we have topic future continuous tense. So without wasting the time, let's start our topic. Our topic is future continuous tense. Future means भविष्य, continuous means निरंतर, tense means काल, इट मीन्स भविष्य निरंतर काल। टेंस में ही इसका रूल छिपा हुआ है। लिखा है कि भविष्य निरंतर काल, इट मीन्स ऐसा वाक्य या सेंटेंस जिसमें भविष्य की बात कही गई हो और उस वाक्य में जो कार्य है वो भविष्य में निरंतरता में पाया गया हो। इट मीन्स उसमें कंटिन्यूटी हो, यानी कि भविष्य में वो कार्य हो रहा हो। यानी कि जब कोई सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें भविष्य की बात होती है और उसमें कोई कार्य भविष्य में चल रहा होता है, ऐसे टेंस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड बाय द डेफिनेशन। अब हम समझते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन सेज दैट, डेफिनेशन कहती है व्हेन द वर्ड्स, जब शब्द रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आर फाउंड इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेज, जब किसी वाक्य के, यानी कि जब आपके सामने हिंदी का वाक्य हो, उस हिंदी वाक्य के अंत में ये जो मैंने अंडरलाइन की है ब्लू लाइन से, ये शब्द रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पाए जाएं और देयर इज फाउंड कंटिन्यूटी इन फ्यूचर सेंटेंसेस, या फिर किसी सेंटेंस में जो कि भविष्य का हो उसमें वाक्य में कंटिन्यूटी हो। कंटिन्यूटी किस में हो? कंटिन्यूटी उस वाक्य में जो कार्य चल रहा हो उस कार्य में कंटिन्यूटी हो, यानी कि कार्य भविष्य में जारी हो। सिंपली अगर दोनों पॉइंट्स को अगर समझाऊं मैं तो इस तरह से कहूँगा, जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इस प्रकार के शब्द दिए हों, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है ये रहा, रही, रहे नहीं आता, या यूँ समझो कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये जो अंडरलाइन की है ये ना हो। यदि ऐसा नहीं है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिया हो तो ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जब आता है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता ही है, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये शब्द नहीं दिए होते हैं, बल्कि इनके स्थान पर उस वाक्य में हमें देखना पड़ता है कि ये वाक्य फ्यूचर का एक ऐसा वाक्य है जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो नहीं दिया है, बट उसमें कार्य जारी है। इट मीन्स देयर इज अ कंटिन्यूटी, तो वाक्य में कंटिन्यूटी है। तो आपके लिए 2 से 3 पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला कि आप उसमें देखें क्या उसमें हिंदी में वर्ड रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिया है। अगर दिया है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, और अगर नहीं दिया तो उसमें देखो क्या उसमें कार्य में कंटिन्यूटी है, यानी कि उसमें कार्य चल रहा है। अगर चल रहा है तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हुआ। तो ऐसे सेंटेंसेस आगे लिखा है इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ऐसे सेंटेंसेस ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के टेंस कहलाते हैं। लेट मी टेल यू वंस अगेन, एक बार फिर समझें कि जब कोई ऐसा वाक्य हो जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द हों जो मैंने अंडरलाइन किए, अब तो सर्किल कर दिए हैं, इस प्रकार के शब्द किसी हिंदी वाक्य के अंत में पाए जाएं, या फिर ये शब्द ना मिलें तो आप देखें उस वाक्य में कंटिन्यूटी हो। कंटिन्यूटी यानी कि वाक्य में कोई कार्य चल रहा हो, तब ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के टेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल सुने किस किस प्रकार के। वह गाना गा रही होगी, मैं पढ़ा रहा होऊंगा,
वह बात कर रहा होगा। तो आप देखेंगे इसमें फ्यूचर की बात कर रहे हैं और फ्यूचर के सेंटेंसेस हैं, परंतु फ्यूचर में किसी कार्य के जारी रहना प्रकट हो रहा है। वह गा रही होगी, होगी फ्यूचर, परंतु गा रही होगी यानी कि फ्यूचर में कंटिन्यूटी है। वे सो रहे होंगे, फ्यूचर के टेंस में कंटिन्यूटी है। और लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे भी दिया है। और अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ना दिया हो और उसमें कंटिन्यूटी हो, जैसे वह वहाँ खड़ा होगा, वह वहाँ खड़ा होगा, तो होगा से पता चला फ्यूचर का टेंस है। खड़ा होगा, इसमें रहा, रही, रहे नहीं दिया है, परंतु फ्यूचर का है और खड़े होने का कार्य यानी कि कंटिन्यूटी चल रही है, इसलिए ये भी फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस है। वह वहाँ बैठी होगी, तो फ्यूचर का है और उसके बैठने का कार्य जारी है, कंटिन्यूटी में है, इट मीन्स ये भी कंटिन्यूअस का है। आम पेड़ों में लगे होंगे, तो फ्यूचर का है, लगे होंगे, परंतु आम जो पेड़ों में लगे होंगे उनके लगे होने की कंटिन्यूटी जारी है। तो ऐसे सेंटेंसेस भी फ्यूचर कंटिन्यूअस के होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे नहीं होता है, वो पहचानने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, जिसके लिए आपको कंटिन्यूटी है या नहीं है इसको दिमाग लगा के समझना है। बट फिर भी अगर आपका दिमाग ना लगे तो आपके लिए सिंपल ट्रिक आपके लिए हमने बनाई, वो ये कि आप इन कुछ वर्ड्स को याद रखें कि ये वर्ड्स जो मैंने आसपास सर्किल किया, इन वर्ड्स को याद रखें। ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं कि जब ये फ्यूचर में आएंगे तो इनमें कंटिन्यूटी होगी, परंतु रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे नहीं दिया होगा। जैसे सबसे पहले लिखा स्टैंड, खड़ा होना, वह खड़ा होगा, इसमें रहा होगा, रही होगी नहीं दिया है, परंतु ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। वह बैठी होगी, इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे नहीं दिया है, परंतु ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। लाश खेत में पड़ी होगी, इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे नहीं दिया है, परंतु ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी है, कार्य चल रहा है। इसी प्रकार से सेंटेंस चादर बिस्तर पर बिछी होगी, तो इसमें चादर बिछी है, कार्य चल रहा है, तो इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे नहीं दिया है, परंतु वाक्य में कंटिन्यूटी है, इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। इसी प्रकार से शर्ट खूंटी में टंगी होगी या लटकी होगी, तो ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ। फल पेड़ों में लगे होंगे, फूल पेड़ों में लगे होंगे, तो ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ। फूल पेड़ों में लगे होंगे, फल बागों में लगे होंगे, फसल खेतों में खड़ी होगी। इन सभी सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे नहीं दिया है, परंतु इसमें कंटिन्यूटी है, कार्य का जारी रहना पाया जा रहा है, इसलिए ये सेंटेंसेस भी फ्यूचर कंटिन्यूअस के हैं। और ऐसे ही पुट और कीप रखना के लिए है, किताब टेबल पर रखी होगी, तो इसमें रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे नहीं दिया है, परंतु ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हैं, इसलिए इस प्रकार के सेंटेंसेस को भी आपको कंटिन्यूअस में बनाना है। सो लेट मी टेल यू वंस अगेन द डेफिनेशन ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मीन्स भविष्य निरंतर काल, यानी कि ऐसा काल, ऐसा टेंस जिसमें भविष्य में कोई कार्य चल रहा हो, जिसकी पहचान है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिया हो, अर्थात अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिया हो तो भी फ्यूचर कंटिन्यूअस, और अगर ये शब्द नहीं दिए, इसकी जगह पर निरंतरता पाई गई फ्यूचर के टेंस में, तो भी कंटिन्यूअस, जिसे आप पहचानेंगे इन चुनिंदा शब्दों से कि अगर किसी में स्टैंड खड़ा होना, लाए लेटना या पड़ा होना, सिट बैठना, स्प्रेड फैलाना या बिछाना, हैंग लटकना, लटकाना या लगा होना, पुट और कीप रखना इत्यादि। एक वर्ड और याद आ गया, वियर पहनना, पहनना जैसे शर्ट का पहनना, तो ये वर्ड्स दिए हों तो इनके साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे नहीं आता है, परंतु ये सेंटेंस कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता को दर्शाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जब फ्यूचर के टेंसेस में आते हैं तो उनको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, जिसको बनाने का रूल आपके सामने लिखा है। लुक एट द बोर्ड प्लीज़।
रूल में है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी। काइंड फॉर इंफॉर्मेशन दैट देयर इज नो सिंगुलर एंड प्लूरल इन फ्यूचर के टेंसेज, कि फ्यूचर के टेंसेज में एक वचन और बहुवचन का कंसेप्ट नहीं होता, बल्कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का कंसेप्ट होता, जिसमें आपको याद रखना है कि शैल या शैल बी, शैल हैव या कोई भी ऐसी हेल्पिंग वर्ब जिसमें शैल जुड़ा हुआ है वो सदैव फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन इट मीन्स आई और वी के साथ ही सिर्फ लगाए जाते हैं। ये है इंग्लिश ग्रामर का रूल। बट राइट नाउ अडेज पीपल इन स्पोकन लैंग्वेज डोंट यूज द हेल्पिंग वर्ब शैल, शैल बी, शैल हैव, कि लोग शैल, शैल बी और शैल हैव का यूज़ इंग्लिश बोलने में, स्पीकिंग में, जनरली चीज़ों में नहीं करते। बट अकॉर्डिंग टू द रूल एंड ग्रामर ऑफ इंग्लिश दिस इज़ कंपल्सरी, कि आपको लिखना है, जबकि लोग बोलने में यूज़ नहीं क्या करते हैं। तो आपको शैल बी का यूज़ आई और वी के साथ करना है, बाद बाकी अदर जितने हों आई और वी को छोड़कर उन सभी के साथ आपको विल बी का यूज़ करना है। और बच्चों मैंने कहा कि हमेशा हर एक टेंस में 3 से 4 चीज़ें आपको हर हालत में रटनी है। सबसे पहले उस टेंस का नाम, उसके बाद उसकी पहचान, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब। और अब आप देखेंगे स्ट्रक्चर सेंटेंस का। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सेम है जैसे सभी सेंटेंसेस में हुआ करता है, बस क्या बदल जाता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है और उसकी मेन वर्ब बदल जाती है। तो इसका स्ट्रक्चर भी है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल बी या शैल बी दोनों में से कोई एक लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग जोड़ देंगे, जिसे आप आईएनजी फॉर्म कहते हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म लगा लेंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे या लगा देंगे, और फिर बचा हुआ जो भी कुछ होगा उसको एटसेट्रा में पीछे रख देंगे। दिस वॉज द रूल फॉर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड नाउ लेट मी डू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स फॉर मेकिंग योर सेल्फ परफेक्ट इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो एग्जाम्पल्स आर, हमारे पास 4 एग्जाम्पल हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस, मैं कल एक उपन्यास पढ़ रहा हूँगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज हम यूनिफॉर्म पहने होंगे। सी, इस वाले सेंटेंस में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, यानी कि ये वाला कंसेप्ट पाया गया, जबकि इस वाले सेंटेंस में नहीं पाया गया। इसमें कौन सा पाया गया, ये वाला कंसेप्ट, यानी कि कंटिन्यूटी का कंसेप्ट पाया गया। इट मीन्स इसमें कोई एक ऐसी वर्ब है जो इनमें से कोई एक है पहचान के तौर पर। तो आप देखेंगे पहने होंगे, पहनना, वियर, ये ऐसी वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं जिनके साथ रहा, रही, रहे नहीं आता है। इसीलिए इनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे नहीं होता। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह कविता पढ़ रहा होगा। तो आप देखेंगे इसमें भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिया है। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, लड़की कुर्सी पर बैठी होगी। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे नहीं दिया। तो मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे, जिसमें इसमें पहले में और इसमें दूसरे में, इन 2 में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये वाला कंसेप्ट है, जबकि इसमें और इसमें, इस तीसरे और चौथे सेंटेंस में कंटिन्यूटी वाला कंसेप्ट है और इनमें से कोई एक वर्ड दिया हुआ है। इट मीन्स आपको बताने का मतलब, समझाने का आशय यही है कि चाहे इस तरह से हो, चाहे इस तरह से हो, किसी तरह से हो, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हुए। बच्चों को लगता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बहुत ही आसान होते हैं, मैं बना लेता हूँ, बट ऐसा नहीं है। तीनों के तीनों टेंसेज में पीछे के भी सारे टेंसेज पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और अब आपका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हर एक टेंस में मैंने कुछ खास, कुछ स्पेशल, कुछ डिफरेंट बताया है, इसलिए आप उन सभी वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखें, इस वीडियो को भी देखें एंड लर्न समथिंग मोर एंड समथिंग स्पेशल एंड समथिंग डिफरेंट। सो लेट्स डू द एग्जाम्पल्स। अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स। हमारे सामने सारी चीज़ें मौजूद हैं, हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब मौजूद है, हमारे सामने स्ट्रक्चर मौजूद है। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम अपने सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। सो लेट्स डू अवर एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल है, मैं कल एक उपन्यास पढ़ रहा हूँगा। मैं के लिए आप आई लगाएंगे, चूंकि यहाँ पर आपको बताया गया कि शैल बी लगेगा आई और वी के साथ, तो सब्जेक्ट के बाद विल बी और शैल बी दोनों में से एक सहायक क्रिया लगनी है, तो इसलिए इसमें से लगेगी शैल बी।
और उसके बाद पढ़ रहा यानी कि रीड से रीडिंग, आईएनजी फॉर्म जिसे आप कहते हो, और एक उपन्यास, अ नॉवेल, और कल के लिए टुमारो। जब फ्यूचर का होता है तो टुमारो, फ्यूचर के कल, आने वाले कल की होती है टुमारो, और परसों की होती है टुमारो के एक और मारो तो परसों। आई एम जस्ट जोकिंग, सीरियस मत लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब इस सेंटेंस को हमको नेगेटिव में बनाना है। नेगेटिव में बनाने के लिए बिल्कुल आसान, इस वाले सेंटेंस में नॉट लगाएं, बट काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन दैट कि आपको नॉट लगाना है बट शैल बी के बीच में। तो ये बनेगा आपका इस तरह से, आई शैल नॉट बी रीडिंग अ नॉवेल टुमारो। जब आप इसको इंटेरोगेटिव में बनाएंगे, फिर आपको एक पॉइंट नोट करना है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब शैल है इसको आगे लाना है, ना कि बी को। बी वहीं पर रहेगी, बी आपके आईएनजी फॉर्म के साथ रहेगी। तो ये बनेगा शैल आई बी रीडिंग अ नॉवेल टुमारो। जब डबल इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे में से कोई भी एक वर्ड लगा लेंगे जो भी आपको उचित लगे। ऐसा नहीं कि वाई मैंने लगाया तो वाई ही लगता है, कुछ भी लगा सकते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, विच, व्हाट, हु, जो भी आपको वहाँ पर उचित लगे। तो वाई शैल आई बी रीडिंग अ नॉवेल टुमारो, क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों इन दो सेंटेंसेस में अगर मैं नॉट को जोड़ दूं तो ये इंटेरोनेगेटिव हो जाएंगे, और तब ये बनेगा शैल आई नॉट। काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि नॉट भी बी से पहले और सब्जेक्ट के बाद ही लगना है, सब्जेक्ट और बी के बीच में, यानी कि नॉट बी से पहले रहेगा। इसमें भी बी से पहले नॉट था और अभी भी है। तो शैल आई नॉट बी रीडिंग अ नॉवेल टुमारो, क्वेश्चन मार्क। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज वाई शैल आई नॉट बी रीडिंग अ नॉवेल टुमारो। तो बच्चों इस तरह से 1 से 6 हो गए। अब जरा इसका हिंदी अर्थ देखें। तो पहले का अर्थ है आई शैल बी रीडिंग अ नॉवेल टुमारो, मैं कल एक नॉवेल पढ़ रहा हूँगा। दूसरे का मीनिंग है आई शैल नॉट बी रीडिंग अ नॉवेल टुमारो, मैं कल एक नॉवेल नहीं पढ़ रहा हूँगा। और अगले का है शैल आई बी रीडिंग अ नॉवेल टुमारो, क्या मैं कल एक नॉवेल पढ़ रहा हूँगा। और नेक्स्ट है मैं कल एक नॉवेल क्यों पढ़ रहा हूँगा। नेक्स्ट है क्या मैं कल एक नॉवेल नहीं पढ़ रहा हूँगा। और लास्ट है मैं कल एक नॉवेल क्यों नहीं पढ़ रहा हूँगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हम एक सेंटेंस को 6 में बड़ी ईजिली एंड कंफर्टेबली बदल सकते हैं। ये 6 ही नहीं बल्कि हर टेंस को 6 से अधिक में भी बदल सकते हैं। आई डोंट वांट टू क्रिएट मोर कन्फ्यूज़न फॉर यू, क्योंकि इसमें जो और एक्स्ट्रा के पॉइंट हैं जो कि कुछ डिफरेंट हैं इसमें, वो मैं सारे टेंसेस को समाप्त करने के बाद, पूरे कंप्लीट करने के बाद उनको एक अलग टॉपिक के तौर पर स्पेशलाइजेशन में मैं आपको पढ़ाऊँगा। सो बच्चों नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। हम यूनिफॉर्म पहने होंगे। सो हम के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर वी, और वी के साथ जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि शैल बी लगना है, तो ये हो जाएगा शैल बी। पहनना की होती है बच्चों वियर, तो इसलिए हो जाएगा वेयरिंग, और फिर यूनिफॉर्म। जब बच्चों हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो हम इसमें नॉट का यूज़ कर लेंगे, और तब ये सेंटेंस हो जाएगा वी शैल नॉट बी वेयरिंग यूनिफॉर्म। याद रहे बच्चों कि नॉट हमेशा बी से पहले लगेगा और सह क्रिया शैल के
बाद लगेगा। जब हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो शैल आगे आएगा बट बी नहीं आगे आएगा, तो ये बनेगा शैल वी और फिर बी। तो उच्चारण में भी आप समझ लें, ये है वी जबकि ये वाला है बी, वी बी, शैल वी बी वेयरिंग यूनिफॉर्म क्वेश्चन मार्क। एंड नेक्स्ट है कोई भी वाई व्हेन वेयर लगा सकते हैं आप, तो हो जाएगा वाई शैल वी बी वेयरिंग यूनिफॉर्म। एंड नेक्स्ट अब बच्चों बचे हैं दो, ये जो इंटेरोगेटिव के हैं, अगर इन दोनों इंटेरोगेटिव के साथ अगर हम बी से पहले इस वाली बी से पहले अगर हम नॉट का प्रयोग कर लें तो बच्चों ये जो है इंटेरोनेगेटिव बन जाएगा और तब ये सेंटेंस इस तरह से आपके सामने बनकर आएगा, शैल वी नॉट बी वियरिंग यूनिफॉर्म क्वेश्चन मार्क। एंड लास्ट इसका होगा बच्चों वाई शैल वी नॉट बी वेयरिंग यूनिफॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं इन सभी सेंटेंसेस का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो पहले वाले का हिंदी अर्थ है हम यूनिफॉर्म पहने होंगे, दूसरे वाले का है हम यूनिफॉर्म नहीं पहने होंगे, तीसरे वाले का है क्या हम यूनिफॉर्म पहने होंगे, और चौथे वाले का है हम यूनिफॉर्म क्यों पहने होंगे, और फिफ्थ वन का है क्या हम यूनिफॉर्म नहीं पहने होंगे। एंड लास्ट वन इज़, और जो अंतिम है उसका मीनिंग है हम यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहने होंगे। और ये था बच्चों एग्ज़ाम्पल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट में था, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आपको करने पहले से ही आते होंगे और ये आपके लिए कुछ नया था, ख़ास था। इसलिए अगर ये समझ में ना आया हो तो इसको रिपीट करके बार बार इसको देखें, समझें, और इसके बाद नाउ सी द नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल। द नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल इज़, वह कविता पढ़ रहा होगा, तो वह के लिए बच्चों ही, और इसमें लगेगा बिलवी, और पढ़ना के लिए बच्चों कविता के साथ रीड से बेहतर है रिसाइट लिखना, इसलिए रिसाइटिंग। रीड मीन्स पढ़ना होता है, बट कविता के पढ़ने के लिए रिसाइट, ये लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रीडिंग से ज़्यादा। इसलिए मैंने यहाँ पर ही विल बी रिसाइटिंग अ पोएम। अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो बच्चों ये बनेगा ही विल नॉट बी। तो आपने देखा कि नॉट को विल बी के बीच में लगाया, क्योंकि नॉट हमेशा बी से पहले लगेगा। रिसाइटिंग अ पोएम, और जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो विल हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी परंतु बी नहीं आएगी, इसलिए ये सेंटेंस हो जाएगा विल ही बी रिसाइटिंग अ पोएम। और जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वाई वेन में से कुछ भी लगा सकते हैं। वेन विल ही बी रिसाइटिंग अ पोएम। और बच्चों जब हम इसको इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब हम नॉट जोड़ देंगे तो ये सेंटेंस इंटेरोनेगेटिव हो जाएगा और तब ये बनेगा विल ही नॉट बी रिसाइटिंग अ पोएम। और जब इंटेरोनेगेटिव बनाएंगे तो हम इसमें जब नॉट जोड़ेंगे तो ये बनेगा वाई विल ही नॉट बी रिसाइटिंग अ पोएम। तो बच्चों ये भी 6 हो गए। अब इनका हिंदी अर्थ आप देखेंगे। इसका हिंदी अर्थ होगा ही विल बी रिसाइटिंग अ पोएम, वह कविता पढ़ रहा होगा, वह कविता नहीं पढ़ रहा होगा, क्या वह कविता पढ़ रहा होगा, वह कविता कब पढ़ रहा होगा, क्या वह कविता नहीं पढ़ रहा होगा,
वह कविता क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। तो ये भी 6 हो गए। फाइनली अब हम इस सेंटेंस को भी 6 में बदलेंगे। और लेट सी, लड़की कुर्सी पर बैठी होगी, लड़की द गर्ल विल बी सिटिंग ऑन द चेयर। यहाँ पर इन द चेयर भी किया जा सकता है अगर चेयर 3 तरफ से क्लोज है तो। नेक्स्ट है द गर्ल विल नॉट बी सिटिंग ऑन द चेयर। नेगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो विल आगे आ जाएगा और तब बन जाएगा विल द गर्ल बी सिटिंग ऑन द चेयर। जब डबल इंटेरोगेटिव बच्चों बनाएंगे तो इसमें हो जाएगा व्हेन विल द गर्ल बी सिटिंग ऑन द चेयर। और जब हम इसको इंटेरोनेगेटिव करेंगे तो इन दोनों में नॉट जोड़ देंगे और ऐसी सिचुएशन में ये बनेगा सेंटेंस विल द गर्ल not be sitting on the chair। और लास्ट का सेंटेंस है when will the girl not be sitting on the चेयर। तो बच्चों इसका मीनिंग होगा लड़की कुर्सी पर बैठी होगी, दूसरे का होगा लड़की कुर्सी पर नहीं बैठी होगी, तीसरे का होगा क्या लड़की कुर्सी पर बैठी होगी, और चौथे का होगा लड़की कुर्सी पर कब बैठी होगी, और पांचवे का होगा क्या लड़की कुर्सी पर नहीं बैठी होगी, और छठवें का मीनिंग होगा लड़की कुर्सी पर कब नहीं बैठी होगी। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कुछ ख़ास, कुछ अलग, कुछ अहम सीखने को मिला होगा। और अगर आपको हमारा ये क्लास, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहले से ही हमारे सब्सक्राइबर हैं तो अपने दूसरे दोस्तों को, रिलेटिव्स को हमारे इस चैनल पर लाएं, इस प्लेटफॉर्म पर लाएं। हम लाएंगे आपके लिए कुछ खास और बेहतर। हैव अ गुड डे।